हेलो स्टूडेंट्स, और मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की क्लास को कवर करेंगे जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी मेन है। और हम चैप्टर लेने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। और इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ओके, तो अब आप लोग देखिए कि इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं आपके सामने। और उससे भी पहले चैप्टर का एक बार मीनिंग क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर समझाऊंगा आपको। आज की क्लास में मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि कौन कौन सी रिएक्शंस इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो इसमें हम एसिड, बेस और सॉल्ट की बात करेंगे। एक तरीके से हम यूं भी कह सकते हैं कि जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा आपका, वो एसिड बेस की हेल्प से ही होगा। तो सॉल्ट जो है उसके लिए फाउंडेशन का काम एसिड और बेस ही करते हैं। और आप छोटी छोटी क्लासेस में पढ़कर आ रहे हो स्टूडेंट्स कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या है, सॉल्ट किस तरीके से फॉर्म होते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। एसिड और बेस में क्या क्या कॉमन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। और वहीं अगर हम बात करें सॉल्ट्स की, तो इसमें हमारी जो 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को यहां पर हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, देखो तो थोड़ा बहुत मैं पहले आपको ओवरव्यू दे रहा हूं एसिड, बेस और सॉल्ट का। एसिड में आपके जो कॉमन आयन होते हैं वो हाइड्रोजन आयन होते हैं। बेस में जो कॉमन आयन होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। और अगर यही दोनों आयन कंबाइन कर जाएंगे तो आपका एक पूरा वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसको अभी हम जब मैं रिएक्शन आपको बताऊंगा और उसको डिसोसिएट करना आपको सिखाऊंगा तो आप समझ पाओगे कि सर ने क्या कहा। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में सॉल्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड की दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टूडेंट्स क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। ये बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है आपका, क्लोर अल्कली प्रोसेस। कैसे क्लोर अल्कली प्रोसेस हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब प्रिपेयर करेंगे, थोड़ी देर में आपको ये समझ आएगा। वही हम दूसरी रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें आपका ब्लीचिंग पाउडर आएगा। ब्लीचिंग पाउडर, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे। तीसरी रिएक्शन हमारे पास होगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। चौथी रिएक्शन हमारे पास होगी वॉशिंग सोडा। और 5वीं रिएक्शन हमारे पास है जिप्सम की। 5वीं रिएक्शन है हमारे पास जिप्सम की। इन 5 रिएक्शंस को कंप्लीट करने पर सॉल्ट टॉपिक हमारा खत्म होता है। इसको 1 बाय 1 हम समझेंगे और यहां से आपकी 2 रिएक्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो आप लोगों ने जो सॉल्ट समझा है, सबसे पहले मैं वो आपको एक बार बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको रिएक्शंस कराना स्टार्ट करता हूं, ताकि आपको बिल्कुल भी क्रैमिंग जैसा ना लगे कि हम रिएक्शंस को रट रहे हैं। एक बार आप सॉल्ट फॉर्मेशन समझ जाओगे तो आप समझ पाओगे कि ये रिएक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हमारी इस चैप्टर की सबसे बेसिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। बेटा एसिड बेस तो मैंने आपको बता दिए, थोड़ा सा और इसके बारे में बता दूं, इसके लिए अलग क्लास में बनाऊंगा। अभी हमारी ये इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की क्लास है। अभी बस आप इतना ध्यान रखें, एसिड में कॉमन आयन हाइड्रोजन आयन होते हैं। एसिड को 2 पार्ट्स में हम क्लासीफाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो आपके वीक एसिड्स होते हैं।
जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं क्योंकि वो मैन मेड होते हैं, है ना। ये छोटी छोटी बातें बेटा आपने 7th 8th क्लास में भी पढ़ी होंगी, पर इसको भी हम अच्छे से समझेंगे अगली वीडियो में। वहीं अगर हम बेस की बात करें तो इसको भी 2 पार्ट में स्टूडेंट्स हम डिसोसिएट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, या एक तरीके से आप कह लो क्लासीफाई करते हैं, है ना। तो यहां पर भी हम देखेंगे ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं और ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते। वाटर सोल्यूबल बेस को हम अल्कली कहते हैं, थोड़ी देर में हम क्लोरल्कली प्रोसेस में समझेंगे, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से एक सेक्शन में कवर करेंगे। सॉल्ट देखिए स्टूडेंट्स, और इसके लिए इन्हीं दोनों की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में डिस्कस कर रहा हूं जो एसिड में भी आती है और बेस में भी आती है, ठीक है। देखिए, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है हमारी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप लोग पूरा एस के बाद ATION और रिएक्शन को REACTION, ठीक है। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एसिड के अंदर भी इसको डिस्कस करते हैं और बेस के अंदर भी डिस्कस करते हैं, और एक तरीके से कह लें तो सॉल्ट की भी है ये, क्योंकि सॉल्ट की तो फॉर्मेशन है। देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एसिड, बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूं सबसे पहले मैं, जनरल फॉर्म, जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो आपके पास सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। एसिड और बेस जब केमिकली कंबाइन करते हैं तो आपको सॉल्ट देखने को मिलेगा प्रोडक्ट साइड में, और प्लस में वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। अब हम क्या करते हैं, बुक वाली एक रिएक्शन को रट लेते हैं, ठीक है। और वो बुक में क्या है, तो इसलिए आपको जो भी मैं बता रहा हूं किसी भी बात को रटना नहीं है, मैं इतने आपको एग्जांपल्स दूंगा और कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि NaCl ही सॉल्ट होता है। मैं अगर आपको CuCl2 बोलूं, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, वो भी सॉल्ट है। अगर मैं आपसे पूछता हूं Na2SO4, क्या वो सॉल्ट है? वो भी सॉल्ट है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कैल्शियम फॉस्फेट, क्या वो सॉल्ट है? हाँ, वो भी सॉल्ट है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एकदम ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl और एक बेस लिया NaOH, और इसको मैंने एक दूसरे से रिएक्ट कराया, यानी HCl जब NaOH से केमिकली कंबाइन करेगा तो आपके पास NaCl प्लस H2O मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और इसको रट लेते हैं। बेटा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट में आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। इतनी बात आई समझ में बेटा? तो ठीक है, उस पर, उस स्टैंडर्ड फॉर्म पर क्या ये रिएक्शन खरी उतर रही है, स्टैंड कर रही है? जी सर, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपसे स्टूडेंट कहता हूं कि मेरे पास है एक दूसरा एसिड H2SO4 और H2SO4 रिएक्शन करने जा रहा है, मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, बेटा मैंने एसिड और बेस दोनों बदल दिए और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है। अब ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको बोलेगा चुपचाप कि एग्जाम में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताओ क्या होती हैं और एग्जाम्पल दो और डिफाइन करो, नहीं, वो आपको एक पूरी रिएक्शन करके देगा और उसमें आपको पूछा जाएगा कि सॉल्ट क्या है। और कई बार बेटा पूरी रिएक्शन करके भी नहीं देगा, एग्जाम में आपको ऐसे मिलेगा, कहा जाएगा बताओ प्रोडक्ट में क्या आएगा और वो रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन की टाइप क्या है। मेरी बात आ रही है समझ में? देखिए, तो HCl जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ये NaCl बना कैसे, आओ डिसोसिएशन की हेल्प लेते हैं। बहुत डिटेल में इसको 12th क्लास में भी पढ़ते हैं बेटा, और यहां पर अगर आप डिसोसिएशन की जितनी नीड है उसको समझ जाते हो तो फिर आपको जरा सा भी कॉन्सेप्ट रटना नहीं पड़ेगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए HCl डिसोसिएट होगा, बेटा आपको शुरुआत में ही मैंने बताया कोई भी एसिड डिसोसिएट होकर H+ आयन रिलीज करेगा, अपने कॉमन आयन Cl-। वहीं अगर हम बेस की बात करें तो बेस में कॉमन आयन क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएगा। डिसोसिएट होना मतलब बेटा टूटना, डिकम्पोज हो जाना, डिसोसिएट हो जाना।
और इसका मेटल आयन, ध्यान से देखिए। तो H+ आयन और Cl- आयन, कोई भी एसिड बेटा, हाइड्रोजन आयन और उसके साथ जो दूसरा नॉन मेटल है उस आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। वहीं अगर मैं NaOH की बात कर रहा हूं तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, कोई भी बेस लो बेटा, साइड में आप देखेंगे एक बार, कोई भी बेस लीजिए आप, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो कैल्शियम आयन प्लस में हाइड्रोक्साइड आयन, यानी ऐसे ही आप कुछ और लो, जैसे मान लो आपने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया, ध्यान से देखेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये मेटल आयन है ना, वैलेंसी बेटा चार्ज में आ जाती है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, मैं इसकी भी क्लास लेकर आ जाऊंगा। मेरी बात आ रही है समझ में? ऐसे ही प्लस में हाइड्रोक्साइड आयन। तो कोई भी बेस हो दुनिया का, जनरल केस में हम क्या देखते हैं कि वो अपने मेटल आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं किसी एसिड की बात कर रहा हूं तो वो अपने जो भी एसिड, आपको ध्यान रखना है, अभी हम मिनरल एसिड्स की बात कर रहे हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जैसे मैं HCl की बात कर रहा हूं आपसे, H2SO4 की, HNO3 की, एक मिनरल एसिड की कैटेगरी में तो आता है वो, बट वो एक्सेप्शन है आपका कार्बोनिक एसिड जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन आयन और उसके साथ जो भी नॉन मेटल है बेटा उसमें डिसोसिएट हो जाएगा आयोनिक फॉर्म में। जैसे H2SO4 की अगर मैं बात करता हूं तो साइड में देखेंगे बेटा, H2SO4 की, तो ये H+ आयन तो इसका कॉमन ही हो गया बेटा। उसके बाद सल्फेट आयन को लिखना आपने 9th क्लास में सीखा होगा, इसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज होता है। तो इस तरीके से आपको डिसोसिएशन आना चाहिए, क्योंकि जहां आप डिसोसिएशन को कंप्लीट करते हो वहीं से आप खुद से एग्जांपल देकर आओगे बेटा। आ रही है बात समझ में? देखिए जैसे H2SO4 प्लस KOH, तो ये हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट किया और सल्फेट आयन में। वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो आपके पास K+ आयन और OH- आयन, K+ आयन और OH- आयन, बस बेटा बना दो, एक प्लस वाला और इधर का दूसरा माइनस वाला। याद करो बेटा, आपने अगर पहला चैप्टर पढ़ा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस की हम बात करते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले कंपाउंड का जो प्लस आयन है, यानी कैटायन की हम जो बात करते हैं, वो दूसरे वाले के अनायन के साथ कंबाइन करता है, और दूसरे वाले सब्सटेंस का, कंपाउंड का जो प्लस चार्ज होता है वो पहले वाले के अनायन यानी माइनस चार्ज से कंबाइन करता है। दिस इज ऑल अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गॉट इट? तो वही चीज यहां पर भी लगानी है, उसी रिएक्शन की हेल्प लेनी है। तो ये H+ आयन और OH- आयन मिलके H2O बनाएंगे, और जो K+ आयन है और जो सल्फेट आयन है ये आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा पोटेशियम सल्फेट। आई होप स्टूडेंट्स ये बात क्लियर हुई होगी कि कैसे हम सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि NaCl ही हमारा सॉल्ट होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि NaCl ही सॉल्ट होता है। हाँ, NaCl कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट और कोई नहीं है। रिमेंबर माय पॉइंट, मैंने ये बोला कि NaCl जो है सोडियम क्लोराइड वही सॉल्ट है, बिल्कुल ये बात बोलना गलत होगा, पर NaCl ही कॉमन सॉल्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये सॉल्ट है? हाँ, तो इसका मतलब इन जनरल केस मेटल के सल्फेट भी सॉल्ट होते हैं। जैसे यहां मेटल है, ये मेटल है बेटा, सल्फेट आ गया, इसी मेटल के आगे अगर मैं कार्बोनेट लगा दूं तो भी सॉल्ट कहलाएगा। मेटल बदल दूं, मान लो मैं मैग्नीशियम कर दूं और मैग्नीशियम के आगे कुछ मैं इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आयन लगा दूं तो भी वो सॉल्ट कहलाएगा। तो इसलिए जनरल केस में आपको ध्यान रखना है, किसी भी मेटल का जो क्लोराइड फॉर्म है वो आपको सॉल्ट देखने को मिलेगा। जनरल केस में किसी भी मेटल का जो सल्फेट फॉर्म है वो भी आपको सॉल्ट, तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है, कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट है। कैल्शियम फॉस्फेट आपको पता होगा, जब भी हम बोन्स की बात करते हैं, है ना, तो आपकी जो बोन्स है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना। टूथ इनेमल की जो हम बात करते हैं तो बोन्स आपकी किससे बनती है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट से, तो कैल्शियम फॉस्फेट का भी ध्यान रखना है, वो भी सॉल्ट है। ऐसे ही जो भी आपके मेटल के क्लोराइड होते हैं, मेटल के सल्फेट होते हैं,
मेटल के नाइट्रेट, मेटल के कार्बोनेट्स, यानी कुल मिलाकर आपको कॉम्प्लेक्स आयन ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आयन का डिस्कशन दे दूं तो आप समझ पाएंगे कि ये सॉल्ट कैसे बन रहा है। तो कॉम्प्लेक्स आयन में आप जो ध्यान रखेंगे कॉम्प्लेक्स आयंस के अंदर, वो आपको बेटा 5 to 6 कॉम्प्लेक्स आयंस ध्यान रखने हैं। एक तो आपका बेस का जो हाइड्रोक्साइड आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब ये है बेटा 2 नॉन मेटल्स होंगे, उसमें 2 नॉन मेटल्स आपके किसी ना किसी चार्ज के साथ प्रेजेंट होंगे, वो आपके कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। बात आई समझ में? देखिए जैसे बेस का जो हाइड्रोक्साइड, अच्छा H+ आयन को कॉम्प्लेक्स आयन क्यों नहीं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स? H+ आयन को मैं कॉम्प्लेक्स आयन इसी वजह से नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो सिंगल आयन है, वो सिंगल एलिमेंट्री आयन है। अगर मैं बात करूंगा 2 नॉन मेटल्स की, तब जाके आपका कॉम्प्लेक्स आयन तैयार होगा। 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो एक तो हाइड्रोक्साइड आयन ध्यान रखेंगे, दूसरा आप लोगों को नाइट्रेट आयन ध्यान रखना है, तीसरा आपको कार्बोनेट आयन ध्यान रखना है, चौथा आपको सल्फेट आयन ध्यान रखना है, पांचवा आपको अमोनियम आयन ध्यान रखना है, और छठा आपको फॉस्फेट आयन ध्यान रखना है। और एक और आप ले सकते हो इसी चैप्टर की, जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं एसिड और बेस की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करूंगा, तो वहां पर एक आप और आयन ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। बड़ा काम में आता है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है इसके बारे में भी थोड़ा सा घुमाकर, तो वो मैं डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स आयंस हैं। तो अगर मैं आयन हटा दूं तो इनको मैं क्या पढ़ूंगा? कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट। तो जिसके भी लास्ट में ATE, किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन के लास्ट में अगर ATE आ रहा है, अगर वो बेटा मेटल के साथ जुड़ जाएगा, आपका सॉल्ट तैयार हो जाएगा। बोलिए क्या रटना पड़ा आपको कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में HCl प्लस NaOH गिव्स टू सॉल्ट प्लस वाटर होता है? बिल्कुल नहीं। ये काम करोगे आगे फंसोगे फिर एग्जाम में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है? अब देखिए, तो आप दुनिया भर के बेटा सॉल्ट बना सकते हो। इसी तरह मेटल का क्लोराइड भी ध्यान रखना है। इसी तरह जैसे NaCl है, अगर CuCl2 की मैं बात करूंगा तो वो भी सॉल्ट है, अगर KCl की मैं बात करूंगा तो वो भी सॉल्ट है। तो मेटल के क्लोराइड्स भी जनरली आपको सॉल्ट देखने को मिलते हैं। आप और रिएक्शन समझिए, जैसे हमने HCl और NaOH की समझी, वैसे ही हम ऐसे समझ सकते हैं, हम एसिड लेंगे HNO3, ठीक है? HCl और H2SO4 की कैटेगरी पर तो स्टैंड नहीं करेगा ये, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। उनके बाद अगला जो नंबर आता है वो HNO3 का आता है, नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड जब आपका केमिकली कंबाइन करेगा किसके साथ? मेरा मन कर रहा है, मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया मैंने, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या आएगा? ये क्वेश्चन है आपका, आप लोग करके मुझे बताइए कि जब नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेटा आप लोगों को ध्यान है, ये बोर्ड में देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जाएगा व्हेन लाइम वाटर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड देन व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म, तो आपको बताना होगा। अब आप रटके, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस केमिकली कंबाइन होते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं एसिड और बेस, और सॉल्ट और वाटर आता है। अब आप अगर रट लिए हो कि HCl और NaOH आपस में रिएक्शन करके NaCl फॉर्म करते हैं, और इतना ही अगर आपको पता है, तो अगर कोई दूसरी रिएक्शन का प्रोडक्ट आपसे पूछ लिया तो आप कैसे बताओगे? मेरी बात आ रही है समझ में? तो देखो अगेन वही डिसोसिएशन स्टूडेंट्स, H+ आयन, NO3 आयन, यहां पर कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो जब ये आपस में अब कंबाइन होंगे तो H+ आयन और OH- आयन, चलो भाई H2O पानी बाहर, और वहीं जब मेटल आयन और नॉन मेटल आयन आपस में कंबाइन करेंगे तो आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म होगा। तो HNO3 रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस कैल्शियम नाइट्रेट विच इज CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। ये आपकी रिएक्शन है।
इस तरीके से आपको सॉल्ट को समझना है। आपके सामने ये कैल्शियम नाइट्रेट जो निकल कर आया है स्टूडेंट्स, ये जो कैल्शियम नाइट्रेट निकल कर आया ये भी सॉल्ट है। क्यों बेटा? अभी कॉम्प्लेक्स आयन मैंने आपको बताया, मेटल के साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन जुड़ा है जिसको हम ATE में प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है वो जनरली सॉल्ट उसको कहेंगे हम। तो चाहे ये कैल्शियम नाइट्रेट हो, चाहे हम कैल्शियम फोस्फेट की बात करें, चाहे मैग्नीशियम नाइट्रेट की, चाहे कैल्शियम क्लोराइड की, जो भी आपको मैंने 4 कॉम्प्लेक्स आयन बताए, सल्फेट आयन, आयन हटा दो अब, सल्फेट, कार्बोनेट, फोस्फेट, नाइट्रेट और क्लोराइड्स आपके सॉल्ट हैं बेटा। आ गई अच्छे से बात समझ में? तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक इसमें बस एसिड जाते जाते मैं आपको क्लियर करके जा रहा हूं, फिर उन सभी 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की मैं आपको डिस्कशन अच्छे से एक तरीके से पूरी क्लास कवर करेंगे हम अगली वीडियो में। अब देखिए इसमें बस एक एसिड आपको ध्यान रखना है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड क्या होता है तो ये बेटा मिनरल एसिड, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 और H2CO3। MCQ में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है बेटा। तो जो H2CO3 है ये भी आपका क्या है? मिनरल एसिड है, लेकिन ऐसा मिनरल एसिड है जो बहुत ही वीक है, और वीक इसी वजह से क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है। और चौथे चैप्टर में बेटा जब हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, तो वहां हम समझेंगे कि आपका जो भी ऑर्गेनिक एसिड होता है और जो मिनरल एसिड्स होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मिनरल एसिड्स आपके मैन मेड है और ऑर्गेनिक एसिड्स आपके क्या होते हैं? जो नेचुरली हमें मिल जाते हैं। तो उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। जैसे मैं आपको कार्बन कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करूंगा, हर एसिड के अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा। और बोर्ड में क्वेश्चन भी आया हुआ है मिथेनोइक एसिड से और इथेनोइक एसिड से, तो वहां CH3COOH, HCOOH इन सब की बात करेंगे। तो देखा मैंने ये जो 2 एसिड बोले ऑर्गेनिक एसिड बोले हैं बेटा, तो उनमें कार्बन प्रेजेंट है। और ये एक ऐसा एसिड है, आपको मिनरल एसिड में कभी भी कार्बन नहीं मिलेगा। H2CO3 मिनरल एसिड होने के बावजूद आपका कैसा एसिड है? जो कार्बन कंटेन किए हुए है। तो ये एक्सेप्शंस भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम। अगली क्लास आपकी पूरी सॉल्ट की हो गई, पूरी की पूरी कंप्लीट रिएक्शन सॉल्ट की कवर करेंगे स्टूडेंट्स हम, और एसिड बेस के बारे में पूरा जो भी इसकी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होगी, चाहे वो हम मेटल ऑक्साइड्स की बात कर रहे हो या नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात कर रहे हो, मेटल कार्बोनेट्स की बात कर रहे हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की बात कर रहे हो, वो सारी रिएक्शंस आपकी अगली क्लास में कवर होगी। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।